काफ़ी सारी क्लाइंट कंसल्टेंसीज करने के बाद एंड काफ़ी सारे लोगों से बात करने के बाद जो एक ट्रेंड मैंने सबसे ज़्यादा कॉमनली ऑब्जर्व एंड नोटिस किया है वो है कि जब भी हमारे साथ कोई अपराध हो जाता है, हम पुलिस स्टेशन एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए जाते हैं। तो एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है पुलिस के द्वारा कि पुलिस डायरेक्टली एफआईआर रजिस्टर नहीं करती इवन व्हेन वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस दैट डिस्क्लोजेस द प्राइमा फेसाई कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। इवन इन दोज केसेस, उन केसेस में भी पुलिस रिलक्टेंट होती है एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, रिफ्यूज कर देती है कई बार। तो जब पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने के लिए मना कर दे तो ऐसे में हमारे पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है। दोस्तों, जो सबसे पहला सवाल यहाँ पे आता है कि व्हाट आर द ऑफेंसेस इन विच पुलिस हैव पावर टू रजिस्टर एन एफआईआर। कौन से ऐसे अपराध है जिनमें पुलिस के पास एफआईआर रजिस्टर करने की पावर है। कल को हमारे साथ कोई ऐसा ऑफेंस हो गया जिसमें पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने की पावर ही नहीं है, तो ऑब्वियसली पुलिस उसमें एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शेड्यूल 1 ऑफ सीआरपीसी और बीएनएसएस के अंदर ऑफेंसेस को दो भाग में डिफाइन किया गया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब दोस्तों, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं इनमें सजा 3 साल के ऊपर की होती है एंड जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो काफी मामूली अपराध होते हैं, छोटे मोटे अपराध हो जाते हैं, इनमें सजा 3 साल से कम की होती है। इन दोनों में एफआईआर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अलग है, मैकेनिज्म अलग है। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नाउ एज वी नो दैट फ्रॉम सेक्शन 155 सबसेक्शन 2 of CRPC or section 174 subsection 2 of BNSS, police cannot investigate in non-cognizable offense without the order of magistrate. पुलिस मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। अब जब पुलिस के पास नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन की ही पावर नहीं है तो ऑब्वियसली पुलिस एफआईआर भी रजिस्टर नहीं कर सकती। तो पुलिस डायरेक्टली नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकती। तो क्या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर एफआईआर रजिस्टर नहीं कराई जा सकती? ऐसा नहीं है दोस्तों, इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। जब भी हमारे साथ कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, उसकी एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए हमें सबसे पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अप्रोच करना पड़ेगा एक प्राइवेट कंप्लेंट के द्वारा। वी हैव टू फाइल अ प्राइवेट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी और सेक्शन 223 ऑफ बीएनएसएस। अब उस प्राइवेट कंप्लेंट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट गो थ्रू करेंगे, उसका कॉग्निजेंस लेंगे, उसको कंसीडर करेंगे। उसको कंसीडर करने के बाद उसके फैक्ट्स देखे जाएंगे, उसके एविडेंसेस देखे जाएंगे एंड अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड है कि प्राइमा फेसाई केस बनता है, देन ओनली जुडिशियल मैजिस्ट्रेट विल डायरेक्ट द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर। देन ओनली पुलिस विल रजिस्टर एफआईआर। सो टू गेट एफआईआर रजिस्टर्ड इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, we have to approach judicial magistrate. We have to get an order from judicial magistrate. Then only an FIR can be registered. दोस्तों, एक चीज जो यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान रखने की है वो है कि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उनमें एक लिमिटेशन पीरियड होता है। जैसा कि हमको पता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं होता, पर जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं जिनकी सजा 3 साल से कम है उनका लिमिटेशन पीरियड है। अब ये डिफाइंड है सेक्शन 468 ऑफ सीआरपीसी और सेक्शन 514 ऑफ बीएनएसएस। अब ये लिमिटेशन पीरियड क्या है? It is 6 months for the offences that are punishable with fine only, 1 year for the offences that are punishable for the imprisonment that may extend up to 1 year, and 3 years for the offences that may punishable with imprisonment that may extend up to 3 years. अब आ जाते हैं दोस्तों how to get FIR registered in cognizable offense. जैसा कि हम सबको पता है, ललिता कुमारी की जजमेंट के द्वारा it was laid down by Honorable Apex Court that it is compulsory for police officer to register FIR when the fact discloses commission of cognizable offense. बट ललिता कुमारी जजमेंट की कुछ एक्सेप्शंस थी, 5 एक्सेप्शंस थी ललिता कुमारी जजमेंट के अंदर, जहां पे पुलिस के पास स्कोप था प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने का। पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं कर सकती until and unless it falls under those exceptions. What are those exceptions? Medical negligence, corruption cases, cases involving abnormal delay, matrimonial disputes and commercial disputes. अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस इन 5 कैटेगरीज में फॉल कर रहा है तो पुलिस एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है। पर दोस्तों, अभी बीएनएसएस इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके द्वारा एक 6th एक्सेप्शन क्रिएट कर दी गई है। सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 ऑफ बीएनएसएस सेज दैट पुलिस हैव द स्कोप टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन दोज ऑफेंसेस इन विच पनिशमेंट एक्सटेंड फ्रॉम 3 ईयर्स टू 7 ईयर्स। तो जितने भी अपराध है जिनकी सजा 3 से 7 साल की है उनके अंदर अब पुलिस के पास प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की पावर आ गई है। आई थिंक लेजिस्लेचर ने एक 6th एक्सेप्शन कार्व आउट कर दी है ललिता कुमारी जजमेंट में एंड इसके साथ ही पुलिस को थोड़ी सी और ज्यादा पावर मिल गई है। अब पुलिस उन अपराधों में भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है जिनकी सजा 3 से 7 साल की है और अगर उन्हें लगता है कि प्राइमा फेसाई केस बनता है तो वो एफआईआर कर सकते हैं।
अब आ जाते हैं दोस्तों ऐसे केसेस पे जहाँ पे एविडेंसेस भी काफी स्ट्रांग है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस भी है, एंड पुलिस फिर भी एफआईआर रजिस्टर नहीं करती। अब इस केसेस के अंदर एफआईआर कराने के लिए हमें मजिस्ट्रेट को अप्रोच करना पड़ता है। पर क्या हम डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हैं? इसका जवाब है दोस्तों नहीं। मजिस्ट्रेट को अप्रोच करने से पहले हमें वी हैव टू मेक श्योर दैट वी हैव रीच्ड द एसएचओ, वी हैव आल्सो फाइल्ड द कंप्लेंट टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, दिल्ली के अंदर डीसीपी कहते हैं, वी हैव आल्सो रीच्ड द डीसीपी। एंड अगर एसएचओ ने एंड डीसीपी ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी, उसके बाद हम एक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156(3) ऑफ सीआरपीसी और सेक्शन 175(3) ऑफ बीएनएसएस मजिस्ट्रेट के पास लगा सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। अब यहाँ पे जब भी हम एक एप्लीकेशन लगा रहे होंगे तो एक चीज का ध्यान रखना है आपने दोस्तों कि आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ एक ड्यूली अटेस्टेड एफिडेविट भी लगाना है। ये गाइडलाइंस ले करी गई थी ऑनेबल एपेक्स कोर्ट ने प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जजमेंट में। अब इसका रीजन बिहाइंड ये था कि पहले देखा जाता था कि काफी ज्यादा फ्रिविलियस एप्लीकेशंस लगा दी जाती थी मैजिस्ट्रेट के पास, इससे जुडिशरी का वर्कलोड काफी बढ़ गया था। अब एफिडेविट एक साइन कराया जाता है ताकि अगर कल को आपने एक झूठा एफिडेविट फाइल किया तो अपने आप में वो एक अपराध है, ताकि जब आप एक एफिडेविट फाइल करेंगे, कंप्लेनेंट एक एफिडेविट फाइल करेगा तो वो और जागरूक रहेगा और अवेयर रहेगा और कोई झूठी एप्लीकेशन फाइल नहीं करेगा। तो अब आप पहले एप्लीकेशन फाइल करेंगे, एप्लीकेशन फाइल करने के बाद मजिस्ट्रेट साहब एटीआर कॉल करेंगे, एक्शन टेकन रिपोर्ट बाय पुलिस, उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो जब भी आपके फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हो तो आप एक या दो चीज का ध्यान रखिएगा। मैं आपको दो काफी सेलिब्रेटेड जजमेंट बता रहा हूँ। एक जजमेंट है मधाओ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इट इज गिवन बाय ऑनेबल एपेक्स कोर्ट, एंड एक जजमेंट है स्किपर बेवरेजेस वर्सेस स्टेट, it is given by Delhi High Court. What you have to do is that you have to satisfy the magistrate on two aspects. The first aspect is that you have to satisfy the magistrate that the facts alleged in your complaint discloses the commission of cognizable offense, and further sending the matter to police for investigation will be conducive to justice. ये आता है दोस्तों मधाओ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की जजमेंट से। ये लॉ मधाओ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की जजमेंट में लेट डाउन किया गया है एपेक्स कोर्ट के द्वारा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑन विच यू हैव टू सेटिस्फाई द मैजिस्ट्रेट इज दैट the complainant is himself not in possession of evidence, and further sending the matter to police for investigation is required for gathering of evidence. अगर हम एफआईआर रजिस्टर करेंगे तो मैटर पुलिस के पास जाएगा एंड एविडेंस गैदर किए जाएंगे। ये दो जजमेंट्स आती हैं दोस्तों ऑनेबल एपेक्स कोर्ट की। आप चाहे तो इन दोनों को नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये दोनों जजमेंट को हमेशा लेके जाइए जब भी आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो सेक्शन 156(3) की एफआईआर रजिस्ट्रेशन के ऊपर। अब काफी बार देखा जाता है कि एफआईआर भी रजिस्टर हो जाती है फिर भी पुलिस ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं करती। तो यहाँ पे हम चाहे तो एक मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं अंडर सेक्शन 156(3) ऑफ सीआरपीसी और 175(3) ऑफ बीएनएसएस। ये लॉ लेट डाउन किया गया था दोस्तों ऑनेबल एपेक्स कोर्ट के द्वारा सकीरी वासु की जजमेंट में। अब जब मजिस्ट्रेट खुद इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करते हैं तो ये देखा जाता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन को काफी ढंग से करती है एंड सारे फैक्ट्स को अच्छे से गैदर करती है। दोस्तों ये तो होगी लॉ की बात एंड थ्योरी की बात, पर आज भी जो एक सैड रियलिटी है वो ये है कि हमारे देश में अगर हमारे साथ अपराध हो जाए तो एफआईआर कराने के लिए भी हमें काफी धक्के खाने पड़ते हैं एंड इतना इजीली एफआईआर नहीं होता। अब ये जो मैंने आपको मैकेनिज्म बताया है 156(3) का, इसके अंदर भी कम से कम साल से 1.5 साल तक का टाइम लग जाता है एंड इसके अंदर भी आपको लॉयर को भी पैसे देने पड़ेंगे। तो आई थिंक इट इज अ वेरी सैड रियलिटी ऑफ अवर कंट्री कि पुलिस आज भी काफी ज्यादा रिलक्टेंट है इवन बाय द स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस लेड डाउन बाय द ऑनेबल एपेक्स कोर्ट। व्हाट आर योर व्यूज अपॉन दैट? यू कैन गिव इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।